तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, बल्कि इसको दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोकिंग पॉइंट्स में से एक माना जाता है। चोकिंग पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर किसी भी मान के चलो, अगर एंटी स्टेट या फिर नॉन स्टेट पार्टी का अगर दबदबा हो गया, सो दिस विल रेक हैवॉक फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये आपसे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सिंपल सिंपल लोकेशन पूछ रहा है। ये लाई करता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमेन के बीच में। ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, नथिंग इन डिटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज यूज्ड एज एन इनलैंड वाटरवे इन द सदर्न जर्मनी? सदर्न जर्मनी में इनमें से किस कैनल को हम इनलैंड वाटरवे के वे में यूज करते हैं? तो वहां पे हम लडविंग्स कैनल को यूज करते हैं एज एन इनलैंड वाटरवे। क्लियर? कुछ कुछ और इसमें यहाँ पे फैक्ट है वो जान लो। सबसे पहला जो है वो सॉल्ट सेंट मैरी कैनल के बारे में। इसको शिपिंग रूट के वे में यूज किया जाता था फ्रॉम द एटलांटिक ओशन टू द लेक सुपीरियर। फ्रॉम एटलांटिक ओशन टू द लेक सुपीरियर। कब तक? अंटिल 1987 एंड इज लोकेटेड इन कनाडा। लेकिन आज के डेट में हम इसको यूज नहीं करते, कैनल इज नॉट यूज। ठीक है। उसके बाद में जो वॉल डॉन कैनाल है, ये बेसिकली रशिया में हमको मिलता है। और ये क्या करता है? ये रशिया के दो इंपॉर्टेंट रिवर्स को आपस में कनेक्ट करता है। वो दो रिवर्स क्या है? वोल्गा रिवर एंड डॉन रिवर। क्लियर? और लास्ट में हमारा व्हाइट सी कैनाल, अगेन दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन रशिया। ये भी रशिया में सिचुएटेड है। एंड दिस कनेक्ट्स व्हाइट सी विथ लेक ओनेगा। क्लियर? आगे बढ़िए। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आई होप आपको कोरल रीफ पता होगा। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? बेसिकली कोरल रीफ्स आर एक्वाटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द जूजैंथली। ठीक है। यहां आपसे पूछा जा रहा है, एक चीज याद रखना, जो कोरल रीफ है ना, ये हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में बताता है। तो दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो हमको मिलता है ग्रेट बैरियर रीफ में। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहां सिचुएटेड है? इन ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? एक और चीज याद रखना कि जो मैक्सिमम जो कोरल से ये हमको मिलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। क्योंकि कोरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए जो हमको टेम्परेचर सुटेबल है वो हमें इन्हीं एरियाज के बीच में मिलता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जनरली वेयर आर द कोरल रीफ्स फाउंड? देखो, मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्योंकि कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन में जो कंडीशन सुटेबल हैं वो हमको इसी एरिया के बीच में मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। क्लियर? आगे आइए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के बारे में बताना है। सिंपल है। सबसे नीचे हमारा आता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर आता है मेसोस्फेयर, और आखिरी में है आयोनोस्फेयर। क्लियर? और जो हमारा ओजोन लेयर है वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपको थोड़ा इनका वेरिएशन भी बताऊं तो जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ये सारे ऑन एन एवरेज है। ये एग्जैक्टली नहीं है कि 15 किलोमीटर ऊपर जब आप जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर एंड हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। हम एक एवरेज रेंज ले रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस से 15 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फेयर है। फिर उसके बाद में 15 से लेके 50 किलोमीटर तक हमको स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है। 50 से लेके 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर है। और उसके बाद 80 से लेके 640 तक हमको एक्सोस्फेयर मिलता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। द ओजोन लेयर, आगे चलो, मैंने लास्ट स्लाइड में ही बता दिया है। ओजोन लेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। क्लियर? और ये अप्रोक्सीमेटली 15 टू 35 किलोमीटर के हाइट पे हमको मिलता है। थोड़ा सा और कुछ फैक्चुअल चीजें ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है? ओजोन लेयर, ओजोन का जो फॉर्मूला है दैट इज O3। अब ओजोन लेयर का काम क्या है? ये हमको सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है, हार्मफुल यूवी रेज, ये उनको अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद में फिल्टर्ड रेडिएशंस को अर्थ पे भेजता है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ना, इनमें कैपेबिलिटी है कि दिस कैन कॉज स्किन कैंसर। ठीक है? एक और चीज याद रखना कि ओजोन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है? यानी कि अगर ओजोन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसके चलते अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो हम ओजोन को अच्छे वे में ले रहे हैं, ये सन के हार्मफुल रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रहा है।
तो जो ग्रीन हाउस गैस, जो ओजोन ग्रीन हाउस है, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो अगर बहुत ज्यादा ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो ग्रीन हाउस गैस की तरह रिएक्ट करता है। लेकिन वही ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो ओजोन लेयर की तरह बिहेव करता है। क्लियर? आगे बढ़िए। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाय आयोनोस्फेयर, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, और जब आप यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए किसी रेडिएशन को या किसी सिग्नल को भेजोगे तो वो वापस अर्थ को वहां तक भेज देगा। ठीक है, आगे आइए। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का, ध्यान से देखना। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट इन द अर्थ सरफेस बिकॉज, देखो एक छोटा सा डेटा है, इसे हम कहते हैं लैप्स रेट। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घटते जाता है। तो पर 1000 मीटर के एसेंट में टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी के बैकड्रॉप में कुछ हमको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली बाय द अर्थ सरफेस, स्टेटमेंट नंबर 1। देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो जो पहला स्टेटमेंट है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, कि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के सरफेस के द्वारा ही हीट होता है। क्योंकि सरफेस जो है ना वो सारे के सारे, देखो यहाँ फिर से ध्यान देना, सनलाइट जो है ये अर्थ के तरफ शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस भेजता है, जो कि एटमॉस्फेयर में से पेनिट्रेट करके अर्थ सरफेस तक पहुंचते हैं, और अर्थ सरफेस में पहुंचने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्ग वेवलेंथ में। और ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है यही फिर एटमॉस्फेयर में ऑब्जॉर्ब होता है। देयरफॉर जो हीटिंग होती है वो सरफेस से होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है और टेम्परेचर कम होते जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और दूसरा रीजन ये भी है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, इसीलिए एयर जो है वो लेस डेंस हो जाता है। लेस डेंस होता है तो लेस अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, टेम्परेचर कम हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू 3? देखो, इसे हम एक साइंटिफिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं अल्बेडो। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो अल्बेडो क्या होता है। अल्बेडो इज बेसिकली द रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी। रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी यानी कि किसी सरफेस पे अगर सन का रेडिएशन आ रहा है, वो उसमें से कितना परसेंटेज रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है स्पेस में, वो उसका अल्बेडो होता है। तो वैसा सरफेस जो कि मैक्सिमम रेडिएशन को वापस से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, उसका बहुत हाई अल्बेडो होता है। तो जो फ्रेश स्नो होता है ना, फ्रेश स्नो, इसका अल्बेडो सबसे मैक्सिमम है। इसीलिए अंटार्कटिका में आप देखो कि अंटार्कटिका में वहां पे आइस मेल्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे जब सन की रेडिएशन आती हैं तो जो आइस के शीट्स होते हैं वो सन के रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने की बजाय वापस स्पेस में रेडिएट कर देते हैं। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखो, जब यहाँ पे आइस मेल्टिंग हो रहा है तब यहाँ पे पानी बन गया है। अब जब यहाँ पे यहाँ से बारिश या यहाँ से जब सन का रेडिएशन आता है तो ये रिफ्लेक्ट ना करके अब्सॉर्ब हो जा रहा है, जिसके चलते और हीटिंग हो रही है। इसका आंसर हो गया लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, इसका सबसे हाईएस्ट अल्बेडो होता है। और इसका जो अल्बेडो है ना, ये 70 to 90% के रेंज में लाई करता है, यानी कि 70 to 90% ऑफ द सन्स रेडिएशन को ये वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। अब अगर आप अर्थ के पूरे सरफेस का एक एवरेज अल्बेडो निकालो तो वो 30 से 35% के बीच में लाई करता है। सबसे कम अल्बेडो जो है वो प्रेरी लैंड का होता है, यानी जहां पे ग्रासलैंड्स होते हैं ना, वो सन रेज को अब्सॉर्ब कर लेता है, दो रीजंस की वजह से। एक तो वो प्लांट से कवर्ड है, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में सन रेडिएशंस को यूज कर लेते हैं, और दूसरा वो उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़िए। द टॉर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे टॉर्नेडोज जो है वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं। टॉर्नेडो ओरिजिनेट इन द कैरेबियन सी। ठीक है, एक चीज याद रखना कि टोर्नेडो जो है ना, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज बट दे आर वेरी पावरफुल। अब टोर्नेडो बेसिकली होता क्या है, तो टोर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप क्लाउड, और ये जो है ये स्काई से लेके ग्राउंड के बीच में रीच करता है। टोर्नेडो जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन पे भी आता है, लेकिन जो करेबियन सी वाला रीजन है, जो कि अमेरिका के आसपास वाला जोन है, दैट इज मोस्ट प्रोन टू टोर्नेडो। क्लियर? आगे बढ़िए। अ सडन फॉल इन मर्करी इन बैरोमीटर इंक्लूड्स कि स्टॉर्मी वेदर आने वाला है। क्यों? क्योंकि बैरोमीटर जो है ये हमारा प्रेशर को नापता है। देखो,
फिर से ये वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। बैरोमीटर का काम क्या है? बैरोमीटर का काम है प्रेशर को नोट करना, ठीक है। अब कभी भी स्टॉर्मी वेदर कब आएगा? जब लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होंगे। अगर हमारे बैरोमीटर का, मान के चलो दिस इज माई बैरोमीटर और इसकी यहाँ रीडिंग है, और अचानक से अगर ये नीचे आ जाए, मतलब कि इंटेंस लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने वाला है, यानी कि इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन क्रिएट होने वाली है। और इनस्टेबिलिटी कंडीशन से क्या होता है? आइदर स्टॉर्म, रेनफॉल, साइक्लोन, टर्नेडो, यही सब होगा ना। देयरफॉर अ सडन फॉल इन मर्करी बैरोमीटर, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स कि एक स्टॉर्मी वेदर आने वाला है। क्लियर? अगले में आओ। Why are dew drops not formed on a cloudy night? वेरी सिंपल रीजन ये है कि क्लाउड्स जो है वो अर्थ के रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसी रिफ्लेक्शन के चलते हमको क्लाउडी नाइट्स के दिन में हमको ड्यू का फॉर्मेशन नहीं दिखता है। ओके, अगले में आओ। एयर प्रेशर इज लोएस्ट इन समर सीजन में, सबसे ज्यादा एयर प्रेशर लो होता है। रीजन ये है कि यहाँ पे इंसोलेशन के चलते वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर के चलते यहाँ पे इनस्टेबल कंडीशंस क्रिएट होते हैं, देयरफॉर लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड। इसलिए आप देख सकते हो कि जो भी साइक्लोन की कंडीशंस हैं या एक्सट्रीम रेनफॉल की कंडीशंस है, ये जनरली समर सीजन्स में मिलते हैं, और वो भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स के आसपास। क्लियर? आगे बढ़िए। व्हाट आर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s? तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, दीज आर वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फेयर, these are westerlies in the southern hemisphere. Clear?